अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फ़िक्र। ख़वातीन व हज़रात, मेरी फैमिली के चंद बुज़ुर्ग 1902 या 1904 में जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था, उस वक़्त हिंदुस्तान से अमेरिका तशरीफ़ लाए और अमेरिका में कैलिफोर्निया में तशरीफ़ लाए और वहाँ उन्होंने मेहनत मज़दूरी शुरू की और एक रेल की पटड़ी यानी रेल रोड पर काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ 30-40 years वो दे एंड अप वेरी बिग राइस फार्मर्स, क्योंकि अमेरिका में इन गोरों को राइस फार्मिंग नहीं आती थी, खेती बाड़ी नहीं आती थी। बहरहाल अगर आप यूसी डेविस में जाएंगे तो वहाँ जो उनका जो एग्रीकल्चर का जो शोबा है वहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों की तस्वीर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। बहरहाल आपने इंट्रो में देखा होगा कि मेरे दादा राना मोहम्मद हनीफ खान साहब की उसमें तस्वीर आती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। मेरे दादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वज़ीर ख़जाना थे। जब मार्शल लॉ लगा तो जनरल ज़िया उल हक़ साहब ने बहुत सख्त किस्म का एहतसाब किया और उसमें वाइट पेपर्स को भी शाया हुए। उसमें जनरल ज़िया साहब ने और आईएसआई ने को पता चला कि राना मोहम्मद हनीफ खान साहब के कैलिफोर्निया में कुछ ज़मीन भी मौजूद है। बहरहाल जब उन्होंने उसको सर्च करना शुरू किया तो तहीमा काउंटी के दफ्तरों में $7 देकर, आज की तारीख में मैं $7 बता रहा हूँ, उससे पहले वो अमाउंट बहुत थोड़ी थी। बहरहाल अगर आप $7 आज भी जाकर जमा कराएं तो आप अगर रिकॉर्ड तलब करें तो आपको पता चलेगा कि वो ज़मीन इनहेरिट होकर कैसे आगे गई और उसके बाद अगर उन्होंने बेची तो किस को बेची और कितने में बेची। और मैं ये बात कर रहा हूँ 120 साल पुरानी। और अमेरिका जो है वो बरतानिया से बहुत बाद में डेवलप होना शुरू हुआ, बल्कि इन्होंने तो ब्रिटिश से ही आज़ादी ली अमेरिका ने, और कनाडा अभी भी बरतानिया के बादशाह की मलकियत है। बहरहाल अगर ये 120 साला रिकॉर्ड इनके पास रजिस्टरों में महफूज है और आज भी उसकी वो कॉपी आपको फराहम करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ साहब की जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं वो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं हमारी एजेंसियां और हमारी जुडिशरी और हमारी नैब और हमारे जितनी भी वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें बनी हैं वो क्यों नहीं ढूंढ सकें। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत की, जिसमें नवाज शरीफ साहब के वकील ने कहा कि ये नैब की ज़िम्मेदारी है कि वो साबित करे कि नवाज शरीफ साहब ने एवन फील्ड की अदायगी कैसे की या नहीं की। नैब के पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ साहब की मलकियत कभी भी रही हों। उनके बच्चों का भी नवाज शरीफ साहब के ज़ेर कफ़ालत होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, यानी उनके बच्चे पैदा होते ही इंडिपेंडेंट थे। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को उन वकील साहब ने कहा कि इस्तग़ासा का काम है कि वो इसको अदालत में साबित करें। अदालत ने नवाज शरीफ साहब के वकील के दलाइल सुनने के बाद एक मुख्तसर सा फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में सुनाई गई सज़ा कल अदम करार दे दी और उनको बरी कर दिया। इसके साथ ही नैब के वकीलों ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ साहब की बरियत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी हुई थी वो भी वापस ले ली। आज नैब ने जज साहब को ये कहा कि जनाब, हमें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि मियाँ साहब पर ये केसेस बनाए जाएं, तो हमने बना दिए। आइए मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, शायद आपकी कुछ यादें वो रिफ्रेश हो जाएं। It was a country ruined by corruption, wasn't it? I mean, it's been named by the UN Development Programme as one of the top 5 corrupt countries in the world.
Well, I mean, this is a source of great shame to any government, isn't it? well, it is not just the government of my father. This has been happening for the last whole decade. Can you see circumstances under which he would have been touched by the rampant corruption that now pervades Pakistan? I don't think so. Not at all. I mean, you'll be aware, for instance, that the flat that you're living in at the moment in Mayfair was actually named in the Pakistani paper, The News, last year as one of 4 which was illegally bought by your father through various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. And from who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not been built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the Yes. flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live ask there. you. It doesn't matter. Don't you I'm know not earning. who I'm it's not earning. rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by 2 offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? Would I've got that... nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। जो इंकशाफात आए हैं, अब हमने मूवमेंट चलानी है जिसकी एंड होगी ड्राइवन मार्च पे। फरमाइएगा, ये जो मालूमात सामने आई है मुझे कंपनी की लॉ फर्म के हवाले से, आपके खानदान के हवाले से, आप तीनों के हवाले से, दोनों भाइयों बहन के हवाले से, क्या ये मालूमात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, जो उन्होंने यही जो है अपना किया है पानामा पेपर्स वालों ने, कि दुनिया में जो लोग ऑफशोर कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं उनके नाम उन्होंने शाया कर दिए, और साथ उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि हम किसी को एलिज नहीं करे, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे। ये लोग हैं कि जो ऑफशोर कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो है ना मेरा और मरीम नवाज साहिबा का जो है ना अपना कुछ 3 कंपनीज हैं कि जिनके साथ उन्होंने हमारा नाम लिखा, जो कि दुरुस्त है। और फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई हसन नवाज शरीफ जो है उनका नाम लिखा है, लेकिन वो थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। 2017 का गिरफ्तार नवाज शरीफ, क्या नैब और अदालतें उस वक्त ठीक थीं या आज ठीक हैं? और इस फैसले से नवाज शरीफ को सियासी तौर पर क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? क्या वोटर इसको पसंद करेगा या नापसंद करेगा? चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। राना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज उनको एवन फील्ड रेफरेंस जो था उससे जान छूट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उसमें बाइज्जत बरी कर दिया। अब इशू ये है कि ये ऐसे वाइड और ओपन केसेस थे जिसमें मियां साहब को किसी न किसी तरीके पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। पैसे उनके पास थे और उन्होंने ये अपार्टमेंट्स खरीदे थे, उनकी बेटी के नाम थे, जिसके भी नाम थे, जो भी फॉन्ट था, सारी चीज़ों का मुद्दा प्रॉपर साबित होता है कि ये पैसे कहाँ से आए। जिस पैसे का सोर्स नहीं पता उसको आप आसानी से गिफ्ट या करप्शन दोनों में डाल सकते हैं। तो गिफ्ट तो इतने उनके पास मिले नहीं, जो तोशाखाना से मिलते हैं उनका भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो बाकी ऊपर की जो करप्शन है जिसका इल्ज़ाम भी है उनके ऊपर, और जो उन्होंने अदालतों के ज़रिए से साबित करके, यानी कि देखें शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में अरबों रुपए को डाल जाता है, उनके बेटे के अकाउंट में कोई अरबों रुपए डाल जाता है, और उनके बच्चों की प्रॉपर्टीज दुनिया में कहाँ कहाँ हिसाब ही नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास हैं। कहाँ से आते रहे, कैसे आते रहे, ऐसी करप्शन के खुलेआम केसेस हैं। लोग अब नहीं मानते। साहब, अगर आप ये समझ लें कि लोग मियाँ साहब को इसलिए वोट दे देंगे
کہ وہ میاں صاحب پہ اعتبار کرتے ہیں. 35-30 سال وہ اقتدار میں رہے, اور ملک کا یہ جو حال ہے اس وقت کہ ہمارا وزیر اعظم, ہمارے چیف آرمی اسٹاف اس وقت پیسے مانگتے, انویسٹمنٹ مانگتے پھر رہے ہیں کویت سے, یو اے ای سے, سعودی عرب سے. یہ تمام جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں 10-15-20 بلین ڈالر کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بعد میں بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. یہی انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا. جب پاکستان کو سی پیک ملا تو وہ تو چاہنے کہ صرف ریئل انویسٹمنٹ آ رہی تھی, تو سعودی عرب نے جا کے انڈیا کے ساتھ $90 بلین کے کانٹریکٹ کر لیے, یو اے نے بھی $50 بلین کر لیے, ان میں سے 2-4 ریفائنریاں لگا کے, باقی کچھ بھی نہیں کیا. یہی ہمارے ساتھ بھی کیا. اور اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میاں صاحب اتنے پیسے لا سکتے ہوتے تو سارے ہی ان کو اقتدار دے دیتے کہ لاؤ جی لے آؤ پیسے. تو وہ تو پیسے باہر لے جانے میں ماہر ہیں, باہر سے لانے میں اتنے ماہر کم ہی رہے ہیں. پہلے ہی اقتدار ان کا اچھا گزرا. تو معذرت کے ساتھ ان کا کیس سے بچ جانا جو ہے, جو کیس سے بچنا ہے اس میں ان کو ووٹوں کا فائدہ نہیں ہوگا. جو لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں وہ ساتھ ہی رہیں گے, لیکن پی ٹی آئی کو ووٹ بینک کے ذریعے ہرانا اس وقت بہت مشکل ہے. ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے جو ہیلری کلنٹن کے ساتھ ہوا کہ ووٹ ان کو زیادہ پڑے, سیٹیں ان کو کم ملی, اور پھر وہ ہار گئیں اپنے الیکشن میں. یہی شاید استفا ہو, پی ٹی آئی کو ووٹ اتنے ہی ملیں یا زیادہ ملیں, لیکن جب سیٹیں کاؤنٹ میں آئے گا, سیٹ کاؤنٹ میں, تو شاید ان کی سیٹیں اتنی نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ہی ابھریں, لیکن جو آج بات ہو رہی ہے, ہر بندہ یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ کوئی بھی واضح میجورٹی پارٹی شاید نہ لے جا سکے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, نواز شریف صاحب نے برطانیہ سے واپسی کی ٹکٹ اس وقت کروائی تھی جب ان کو 200% یقین ہو گیا تھا کہ ہر چیز خود بخود ان کو ریلیف فراہم کرنا شروع کر دے گی. برطانیہ میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کا ایئرپورٹ پر ان کو الوداع کہنا, آج نیب کا عدالت میں بیان, بنا پیش ہوئے حفاظتی ضمانت, بنا پیش ہوئے وارنٹ گرفتاری معطل. ہمارا جسٹس سسٹم ایک عام آدمی کا منہ چڑھا رہا ہے. ہمارا جسٹس سسٹم آج ایک عام آدمی کے منہ پر تھوک بھی رہا ہے. اس ملک کی غریب عوام جو ان ججوں کی تنخواہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے, اگر آپ تھوڑا دیکھیں تو پاکستان میں سرکاری ملازمین میں سے سب سے زیادہ تنخواہ ان ججز کی ہوتی ہے. کیا ہمیں ان ججوں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ جب نواز شریف صاحب کو سزا دے رہے تھے اس وقت درست تھے یا آج آپ درست ہیں؟ کیا ان ججوں کے احتساب کا انتظار ہمیں قیامت والے دن تک کرنا پڑے گا؟ ہمارا جسٹس سسٹم ایک کینسر ہے جس کے لیے کیمو تھراپی یا کیمو تھراپی, اس کو جیسے بھی پروناؤنس کرتے ہیں, اس کی ضرورت ہے, اور ریڈیشن کی ضرورت ہے. ہمارے نمائندے جن کو ہم ووٹ دے کر لیجسلیشن کے لیے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں, وہ کبھی بھی اس کینسر زدہ جسٹس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں. مارشل لا ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف, کسی نے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی, بلکہ ایسے لاز انٹروڈیوس کروائے جن میں وائٹ کالر کرائمز کو پکڑنے کی سخت نہ ہو. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.